देखा जाए तो एलिगेशन का जो रूल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि एलिगेशन के रूल को लगाएंगे कैसे, कैसे सवाल को पढ़ के समझेंगे कि इसमें एलिगेशन का रूल लगेगा या फिर नहीं लगेगा। यही सब चीज़ों को समझने के लिए फिर से मैं यहाँ पे आया हूँ आपके सामने। तो चलिए आगे के और भी सवाल करते हैं और धीरे धीरे हम लोग बातें भी करेंगे। तो आपको एक स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा। ये सवाल ये है कि एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है, ठीक है। एक क्लास है जिसकी एवरेज जो आयु है वह 40 वर्ष है। अन्य 12 स्टूडेंट जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है क्लास में शामिल हो जाते हैं, जिससे कक्षा की औसत आयु 4 वर्ष से कम हो जाता है। समझो जरा इस बात को। पहले तो एक चीज़ बताओ, क्या हम एलिगेशन पढ़ा रहे हैं? हाँ, मैं एवरेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ। एलिगेशन में एक रूल होता है कि दो चीज़ों का अगर एडिशन है, किसी भी दो चीज़ों का एडिशन का सेंस है, तो वहाँ पे सवालों के एलिगेशन के मेथड से कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, बस ये मैं बता रहा हूँ। इस एलिगेशन को हम लोग किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। मैंने अभी पहले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता रखा है कि किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। बस ये समझ में आना चाहिए कि एलिगेशन लगेगा कौन से सवाल में। तमाम बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि सर जब हम सवाल पढ़ते तो ये समझ में नहीं आता कि इसमें एलिगेशन भी लगना था। तो एलिगेशन सिर्फ लगाने नहीं आना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए कि किस सवालों में एलिगेशन लगेगा। कैसे सवाल पढ़ेंगे और पढ़ते पता चल जाएगा कि हाँ इसमें एलिगेशन लगेगा। उसी के लिए मैं इतने सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कक्षा है जिसकी औसत पता नहीं, औसत 40 वर्ष है, उसमें कितने स्टूडेंट है ये पता नहीं है। 12 नए छात्र उसमें शामिल हो जाते हैं जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। शामिल होते ही पूरे क्लास की जो औसत आयु है पहले जो 40 थी उसको 4 से कम हो जाती है। आपको बताना है कि कुल कितने छात्र है। एक बात बताओ, हमने पहले भी बताया था कि जब कभी भी आप एलिगेशन लगाते हो तो एक रेशियो मिलता है। जब कभी भी आप एलिगेशन लगाते हो तो एक रेशियो मिलता है। एलिगेशन अगर हम एवरेज में लगाएंगे तो रेशियो हमें नंबर का मिला था। मैंने ये पहले दूसरे वीडियो में भी कई बार बताया है। ज़रा समझो, इसमें बोला गया है कि एक क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ उस क्लास का जो भी औसत है वो कितना है 40 ईयर्स है। 12 नए और छात्र शामिल होते हैं जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है। एक क्लास है उसमें कितने छात्र हैं ये पता नहीं है, और उस छात्रों का जो औसत आयु कितनी है 40 है, ठीक है। और ये बोला गया है कि 12 नए बच्चे आते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है 32। ये बताओ क्या ये जो 12 बच्चे आ रहे हैं इसमें ऐड हो रहे हैं? हाँ, तो एडिशन है तो एलिगेशन है। अगर एडिशन हो रहा है तो एलिगेशन हो रहा है। और इतना ध्यान देना कि एवरेज दिया हो तो एवरेज में एलिगेशन लगाएं तो रेशो का नंबर मिल जाएगा। जैसे ही ये शामिल हो रहे हैं इस क्लास का औसत 4 से कम हो जा रहा है। इसका मतलब पहले 40 था तो अब 36 हो रहा होगा, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ दिक्कत होनी चाहिए। जब कभी भी दो चीज़ों का एडिशन का सेंस आ जाए एलिगेशन लगा दो। अब देखो यहाँ बोला गया था कि 40 एवरेज था, 32 एवरेज था, 32 वाले इसमें ऐड हो गए हैं तो एवरेज इनका 4 से कम हो गया। क्रॉस में एडिशन डिफरेंस, क्रॉस में डिफरेंस बताया था 32-36 का अंतर 4 है और 40-36 का अंतर 4 है। 4:4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1। ये रेशियो बता रखा है कि 4:4 का मतलब ये हुआ कि जो पहले हैं वही बाद में, और ये इसी रेशियो में होगा। अगर ये 40 होगा तो ये भी 40, ये 10 होगा तो ये भी 10, ये 20 होगा तो ये भी 20। इसका यही मतलब है बस। अब जरा सोचो रेशियो किस में लगा है? एलिगेशन में, सॉरी एवरेज में। रेशियो एलिगेशन किस में लगा? एवरेज में। रेशियो किसका मिला? नंबर का। तो ये नंबर का रेशियो। जो बाद में बच्चे आए थे ये थे कितने? 12 स्टूडेंट। अगर ये 12 स्टूडेंट थे तो ऑब्वियस सी बात है पहले वाले भी कितने रहे होंगे? 12 ही रहे होंगे। और इस समय क्लास में कुल कितने छात्र हो गए? 24। इससे आसान नहीं हो सकता ये। मैं सिर्फ आपको बेसिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जब ये सारे प्रैक्टिस खत्म हो जाएंगे, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे बेसिक वाले, फिर मैं अच्छे सवाल लेके भी आऊँगा। फिलहाल एक बार आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सारे के सारे कैसे सवाल हैं, ठीक है। पढ़ लो। वैसे भी बताते हैं, अभी एक और सवाल कर लेते हैं। दूसरा सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए सवाल को। अभी तो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सब धीरे धीरे खुलने की कगार पे है, और आपको ये भी पता है कि जब आजकल स्कूल खुल रहे हैं उसमें बच्चे कितने जा रहे हैं। अब आदत ही नहीं है उनको स्कूल जाने की, पता नहीं उनको स्कूल जाने की आदत कब से होगी। देखिए ये सवाल है, बोला गया है कि राम जो है 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। एक बात बताओ, ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल दिख रहा होगा, लेकिन इसमें भी हम लोग एलिगेशन लगाएंगे। कैसे एलिगेशन लगाएंगे इसी को समझना है। राम 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। अपनी यात्रा का जो पहला भाग है वो कार से जाता है। जो भी टोटल 150 किलोमीटर दूरी है उस दूरी को पहले कार से तय करता है और उसके बाद रिक्शे से तय करता है। कार से जा रहा है तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और रिक्शे से जा रहा है तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। तो पूरी की पूरी 150 किलोमीटर, मैं सवाल लिख रहा हूँ अभी, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 150 किलोमीटर की दूरी है।
राम इसको तय कर रहा है 10 घंटे में, 2 पार्ट में तय कर रहा है। इस पार्ट को हो जा रहा है कार से और इस पार्ट को हो जा रहा है रिक्शे से। कार से जा रहा है तो उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और रिक्शे से जा रहा है तो उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, कुछ ज़्यादा ही स्पीड है कार वाली, देख लो। फिर ये बोला गया है कि बताइए कार और रिक्शे के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, यानी कितना दूरी वो कार से गया और कितनी दूरी वो रिक्शे से गया। अब यहाँ पे एलिगेशन कैसे लगेगा? एलिगेशन वहाँ पे लगता है जहाँ पे एडिशन का सेंस है। एक बात बताओ, पहले वो कार से गया, बाद में रिक्शे से गया, दोनों स्पीड दिया हुआ है, ऐड करेंगे तो हमें कंबाइंड स्पीड चाहिए। ये भी बताया था कि जब कभी भी एलिगेशन लगाते हैं तो जो तीनों वैल्यू लिखी होती है उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे स्पीड हमें पता है, यहाँ की स्पीड पता है, यहाँ से यहाँ गया है 15, 150 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में? 10 घंटे में। तो आप सारे स्टूडेंट को, मुझे पूरा अच्छे से पता है कि आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। एक बात बताओ, अगर हम कहें उसकी एवरेज स्पीड, कंबाइंड स्पीड, ओवरऑल स्पीड 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर उसे 10 घंटे लगे थे तो कहीं ना कहीं 15 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही होगी। यानी पूरी दूरी को वो किस चाल से तय किया है? 15 किलोमीटर पर आवर से। बस इसमें एलिगेशन लग जाएगा, खत्म। अलग अलग दूरी को तय कर रहा है वो 20 और 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब सवाल देख लो, 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा बिल्कुल। कार से गया था 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, रिक्शे से गया है वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और कंबाइंड हो गया है 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से। क्रॉस में डिफरेंस कर लो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 3। एक बात बताओ, जब हम स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलना चाहिए? टाइम का। यही होता भी है, अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो किसका मिलेगा? टाइम का। एक बात बताओ क्यों मिलेगा? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। जिससे कंपैरिजन होता है रेशियो उसी का मिलता है। ये मैंने कई बार बता रखा है, जिससे भी कंपैरिजन होता है रेशियो उसी का मिलता है। यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और स्पीड यहाँ भी है, स्पीड यहाँ भी है। जब आप स्पीड में एलिगेशन लगाए तो रेशियो किसका मिल रहा है? टाइम का। ज़्यादातर बच्चे इसी को आंसर कर देते हैं, जिसका गलत हो जाता है, क्योंकि इस सवाल में ये पूछा गया है कि आप ये बताएं कि कार और रिक्शे के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना है। तो एक बात बताओ, यहीं से आप लिख सकते हो, इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम कहें कि कार के द्वारा और रिक्शे के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताएं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। कार से स्पीड कितनी है? 20, टाइम कितना लग रहा है? 3, 20 गुणे 3 कितना होगा? 60। अब जरा ध्यान दो, डिस्टेंस का रेशियो बताना है रिक्शे से और कार से। तो रिक्शे से क्या स्पीड है उसकी? 12 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 5। 12 गुणे 5 कितना होगा? 60। कार की स्पीड देख लो, लग रहा है कार की स्पीड देख के उसको तो रिक्शे से जाना ज़्यादा सही लग रहा है। कार की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर है, उससे तो बेहतर है कि वो रिक्शे से जा रहा है जिसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ये अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपको अगला सवाल भी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का ही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या अंतर है, पूरा सवाल पढ़ो। एक बार आप सवाल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है स्पीड टाइम डिस्टेंस। मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो लेकर आऊँ इस पर और एक और कुछ सवालों का प्रैक्टिस करा दूँ। वैसे आप में से बेहतर सबको पता ही होता है कि बिहार की लैंग्वेज कितनी अच्छी होती है ना। मैं क्लास ले रहा था 10वीं का, उसमें मैं फिजिक्स पढ़ा रहा था, तो मैंने पूछा कल क्या पढ़ा रहे थे, तो पता है क्या कह रहे थे? साइंस को लोग क्या बोलेंगे? साइंस एक इतना मासूम सब मतलब बोलते हैं बच्चे। चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे में तय करता है। एक व्यक्ति, दोस्त अगर आप अच्छे से पढ़ो है ना, थोड़ा सा समझो तो बेहतर समझ में आ जाएगा, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी बरकरार होनी है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि डेली एक वीडियो आपके सामने आ जाए, लेकिन बहुत सारे काम और पड़ जाते हैं, फिर भी मैं समय निकाल के आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, तो आप भी उसे पढ़ा करें और समझा करें। देख लो सवाल, 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। यात्रा का पहला भाग वो बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और यात्रा का दूसरा भाग ट्रेन के द्वारा 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब बताओ, 2 भाग हैं, एक तो बस और दूसरा ट्रेन, ठीक है। बस से उसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन से उसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर। और कंबाइंड उसने कुल दूरी को, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो कुल दूरी देख लो आप, सवाल में दिया हुआ है 285 किलोमीटर। कितने घंटे में? 6 घंटे में। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपको 47.5 किलोमीटर पर आवर। इसका ये मतलब हुआ कि वो कुल दूरी को कंबाइंड कुल दूरी को, जैसे जो बस से जा रहा है और ट्रेन से जा रहा है, कुछ दूरी क्या था, तो पूरा कंबाइंड दूरी को वो 47.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है।
तो आपको ये बताना था कि बस और ट्रेन के द्वारा कितनी कितनी दूरी तय किया। तो बताओ, बस से उसकी स्पीड 40, ट्रेन से उसकी 55 और कंबाइंड जो दूरी तय किया वो किस स्पीड से 47.5। अब बताओ, अगर आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो तो रेशियो किसका मिलेगा? टाइम का। हमें बस यही बताना था हर एक सवालों में। तो ये जो 47.5 इसका जो एवरेज स्पीड है वो बीच में हमने रखा है और फिर क्रॉस में हम लोग डिफरेंस कर लेंगे। ध्यान देना, अगर आप क्रॉस में डिफरेंस करते हो तो ये आएगा 7.5 और ये हमने ये भी बताया था इससे ये ज़्यादा होगा तो इससे ये कम होगा और इससे ये कम कितना है 7.5। यानी इनका रेशियो देख रहे हो दोस्त, 1:1 आ रहा है। 1:1 का मतलब ये होगा कि जितना समय बस से लग रहा है उतना ही समय उसको ट्रेन से लग रहा है। और आपको सवाल में दिख रहा होगा कि कुल उसे कितना समय लगा है, 6 घंटा। इसका ये मतलब हुआ कि 3 घंटे उसको बस से लगा और 3 घंटे उसको ट्रेन से लगा। अब देखो आखिरी में सवाल में क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि उसने ट्रेन के द्वारा कुल कितनी दूरी तय की। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ट्रेन के द्वारा बोला गया तो ट्रेन से चाल कितनी है 55 और ट्रेन के द्वारा कितने घंटे चला है 3 घंटे। 165 किलोमीटर की दूरी वो चला है किससे? ट्रेन से। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है, खूब आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी मेरे वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट से ज़रूर देखा करो। अगर आप थोड़ा भी रिवीजन कर लेते हो, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर बस थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो कि इनके कंसेप्ट क्या है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है बार बार ये बताना कि 40 और 55 के बीच में होगा, जो हर बार बता चुका हूँ। अब एक ही चीज़ को 50 बार बताओ अच्छा नहीं लगता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि ये ऑफलाइन है, एक पीछे का गया तो भूल गए। ऑनलाइन है, आप पढ़ सकते हो, दोबारा देख सकते हो। एक और ये खूबसूरत सा सवाल है, पढ़िए। एक स्टूडेंट, जब मैं ये सवाल को रेशियो में करा रहा था तो मेरा एक स्टूडेंट है, उसने बोला था कि सर इसको आप एलिगेशन मेथड से बताइए। और यही सवाल आज फिर से आ गया, एलिगेशन मेथड से इसको हम लोग करेंगे। बहुत आसान सा सवाल होता है। कह रहा है कि पूरी पृथ्वी पे ज़मीन और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 है। पूरी पृथ्वी पे ज़मीन और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 है। इसमें ये बोला गया कि इसके उत्तरी गोलार्ध, यही तो समझना है इसमें, इसके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तब भी बताया था, रेशियो में भी जाके देख लेना, बहुत आसान है रेशियो से इसको करना। पूरी पृथ्वी को अगर 2 पार्ट में करते हैं तो एक पार्ट आपका नॉर्थ होता है तो एक पार्ट आपका साउथ होता है। और ये बोला गया है कि यदि उत्तरी गोलार्ध में इसका अनुपात 2:3 है तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात कितना होगा यदि पूरी पृथ्वी पे लैंड एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है। ये सवाल में दिया हुआ है। अब जरा बताओ ऐसे सवालों को हम लोग रेशियो से कैसे करें। रेशियो का मतलब होता है एडिशन। एडिशन होगा तो एलिगेशन लगेगा। अब सोचो जरा, नॉर्थ एंड साउथ को ऐड कर दे तो पूरी पृथ्वी बन जाएगी, खत्म बात। नॉर्थ एंड साउथ का कंबाइन क्या बनेगा? पूरी पृथ्वी बन जाएगी। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं नॉर्थ और दूसरी तरफ लिखते हैं साउथ। समझना, जब कभी भी रेशियो में एलिगेशन लगाना होगा तो एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि जब कभी भी हम लोग रेशियो में एलिगेशन लगाते हैं तो किसी एक पार्ट में लगाते हैं, या तो लैंड में या फिर वाटर में। सोचो पूरी पृथ्वी पे ज़मीन अगर 1 है और पानी 2 है, ज़मीन अगर 1 है और पानी 2 है तो पूरी पृथ्वी का जो वेट कह सकते हैं या पूरी पृथ्वी का एरिया कह सकते हैं, कुछ भी कह लो। अगर ज़मीन 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में और पानी 2 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में तो पूरी पृथ्वी 3 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। तो कंपेरिजन टोटल से करते हैं और किसी एक में एलिगेशन लगाते हैं। हम एलिगेशन यहाँ पे लगा रहे हैं लैंड में, ठीक है, समझना जरा, हम ज़मीन की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताओ, नॉर्थ रीजन में ज़मीन कितना है? 2 है और टोटल एरिया कितना है यहाँ का? 2, 3, 5। उसी तरीके से साउथ में कितना है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। साउथ में पूरा ज़मीन कितना है ये हमें पता नहीं है, टोटल कितना है ये भी हमें पता नहीं है। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो पृथ्वी बनता है। पृथ्वी पे ज़मीन कितना है? 1 और टोटल कितना है? 3। क्रॉस में डिफरेंस कर लो। जैसे ही क्रॉस में डिफरेंस करेंगे एक रेशियो मिलेगा। अब ये रेशियो किसका मिलेगा? टोटल हिस्से का। एक बात बताओ, जितनी नॉर्थ में टोटल एरिया है क्या उतना ही साउथ में टोटल एरिया होगा? जो एरिया नॉर्थ में है वही एरिया कहाँ पे होगा? साउथ में होगा। यानी नॉर्थ एंड साउथ का जो एरिया वो क्या होगा? सेम होगा। यानी यहाँ का रेशियो क्या होगा? 1:1। तो समझो जरा, अगर यहाँ से हम लोग डिफरेंस करते हैं, अगर यहाँ पे x - 1/3 करते हैं तो यहाँ पे होगा 1/3 - 2/5। ये भी हमने कई बार बता रखा है, क्रॉस में डिफरेंस करते हैं। और ये रेशियो 1:1 यानी कि दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा समझना। यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? नॉर्थ में कंपैरिजन किससे हो रहा है? टोटल एरिया से। साउथ में भी कंपैरिजन किससे हो रहा होगा? टोटल एरिया से। तो रेशियो क्या मिलेगा? टोटल एरिया का। तो नॉर्थ का टोटल एरिया जितना है उतना ही एरिया किसका है? साउथ का। क्योंकि एक पृथ्वी को अगर 2 भाग में करोगे दोस्त तो जितना एरिया नॉर्थ होगा उतना ही एरिया साउथ होगा। तो यहाँ पे इनको बराबर कर लेते हैं। x - 1/3 = 1/3 - 2/5। x बराबर हो जाएगा, जब इसको x को इधर ले आएंगे तो 1/3 इधर आएगा तो 2/3 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, -2/5।
एलसीएम लोगे तो 15 आ जाएगा। सोच के देखो, 3 से 5 बार में 5 दूना 10, माइनस 5 से 3 बार में 3 दूना 6, 4/50। हमने एलिगेशन किस में लगाया था? लैंड में। तो ये साउथ में ये ज़मीन है और ये टोटल है। तो एक बात बताओ, साउथ रीजन की अगर हम बात करें लैंड एंड वाटर, तो यहाँ पे जो ज़मीन है वो 4 है और टोटल अगर एरिया 15 में से अगर 4 ज़मीन है तो 11 आपका क्या होगा? पानी होगा। तो लो साउथ का भी आ गया। इसी सवाल को मैंने एलिगेशन के किसी एक पार्ट में करा रखा है, मुझे ध्यान नहीं है कि किस पार्ट में कराया है। अगर आप रेशियो के पार्ट में मैंने करा रखा है तो उसके 10 पार्ट में से किसी तीसरे या चौथे पार्ट में मैंने करा रखा होगा। जब वहाँ पे इस सवाल को देखोगे ना तो बहुत आसान होगा। मुझे यहाँ दोबारा बताने की जरूरत नहीं, आप रेशियो के जाके किसी पार्ट में देख लेना, वहाँ पे मैंने इसको यही सेम सवाल, यही सेम आंसर सिंगल एक लाइन में बना है। तो एलिगेशन का मुझे बस मेथड बताना है। कहीं कहीं पे एलिगेशन का ये मेथड लेंदी हो रहा है तो ज़बरदस्ती वहाँ पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगले सवालों में, अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि कौन से सवाल में एलिगेशन लगाना है जिससे वो आसान बने और कौन से सवाल में एलिगेशन नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप किसी भी सवाल में एलिगेशन देखो, हर एक सवाल में एलिगेशन जहाँ पे लगता है, तो अगर आप इस सवाल में भी एलिगेशन देखो तो कितना लेंदी बन रहा है ना। यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाना। किन सवालों में एलिगेशन लगाना है और किस सवाल में नहीं लगाना है मैं ये आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको सीखिए, समझिए। मैं एक बार फिर से आज का जो था उसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, देख लो, ध्यान से समझ लो। मेहनत तो करते हो आप लोग, मुझे भी पता है। आपकी मेहनत की वजह से मुझे डेली एक वीडियो बनाना भी पड़ता है जिससे आप सीखें, समझें और अच्छा भी लगता है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे नहीं पता कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हो उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे आपको कहीं ना कहीं किसी भी एक ना एक स्टूडेंट को ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। लॉकडाउन में सब बंद है, सारी कंपटीशन के बंद है और इस समय CHSL का भी पेपर है, मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो पेपर ऊपर आने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। चलो देख लो मैंने क्या बताया। जैसे अगर मिल्क एंड वाटर का रेशियो A/B है, ये कोई एक वॉल्यूम है, ये कोई बीकर 2 है और इसमें C/D है। इन दोनों को मिलाया गया, मिलाने के बाद एक मिक्सचर बना है और उसमें रेशियो जो बना है वो क्या बन गया है? E/F बन गया। समझो जरा, कंसेप्ट समझना। जो रेशियो का भी मैंने लास्ट वाला सवाल करा है उसको कैसे करेंगे। हमने कहा कि एक बीकर है जिसमें दूध और पानी का मिक्सचर A/B है। ये मिक्सचर के भी सवाल मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। दूसरा बीकर है जिसमें दूध और पानी का रेशियो C/D है। इन दोनों को मिला दिया गया, जब मिलाएंगे तो एक नया मिक्सचर बनेगा और इस मिक्सचर में दूध और पानी का रेशियो अलग अलग होगा तो E और F हो गया। तो जब कभी भी आप एलिगेशन लगाएंगे, ध्यान देना, या तो आप मिल्क में लगाएंगे। तो अगर आप मिल्क में लगाते हैं तो यहाँ पे मिल्क A है और टोटल क्वांटिटी A+B है। दूसरे वाले में मिल्क C है और टोटल क्वांटिटी C+D है। कंबाइन करने के बाद E है और टोटल क्वांटिटी E+F है। ख़त्म। यहाँ से डिफरेंस करो, यही मैंने बता रखा था। डिफरेंस करने के बाद एक रेशियो मिलेगा, मान लेते वो A/B है। अब समझना ये A/B है क्या, कैपिटल B क्या है। पहले तो ये देखो, मिल्क में हमने एलिगेशन लगाया तो मिल्क डिवाइड बाई A+B, मिल्क डिवाइड बाई दिस। ठीक है, हमने मिल्क में एलिगेशन लगाया। जब कभी भी आप एलिगेशन लगाते हो तो आपको पता होता है कि आप रेशियो किसका मिलता है? क्वांटिटी का। तो A और B टोटल मिक्सचर थे, इसमें मिक्सचर कितनी है? क्वांटिटी V1 का और ये क्वांटिटी V2 का रेशियो में मिल जाता है। ख़त्म बात। आप एलिगेशन मिल्क के अलावा वाटर में भी लगा सकते हैं, किसी एक में भी एलिगेशन लगाओगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि बिना ये सब लिखे, बिना ये सब एडिशन नीचे लिखे डायरेक्ट यहाँ से आंसर कैसे किए जाएंगे। तो वीडियोज़ को एक बार और अच्छे से देखना और कोशिश करना कि जो पुराने वीडियोज़ हैं उसको भी एक बार ज़रूर देखो। जो लोग भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको तो एटलीस्ट फर्स्ट जो वीडियो है एलिगेशन का वो देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो फर्स्ट वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।